ओके, सेवेंथ वाले में देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगेन फंक्शंस दे रखे हैं और उनका नेचर दे रखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिएगा और इसमें डोमेन कोडोमेन ऐसे दिया है और फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है और ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, देख लीजिएगा ठीक से, है ना। और ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ये तभी मानेंगे जब क्वेश्चन वाला हमसे ऐसा बोले, है ना। अदरवाइज एक सिंपल ब्रैकेट मान के चला करिए, ठीक। चलिए इसके बारे में बताना है कि ये 1 1 है कि मैनी 1 है, मैनी 1 ऑन टू है कि इनटू है, ये सब अपन को पता करना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए तो x को हम सभी ऐसे जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ले सकते हैं और एक काम करते हैं, इसको i प्लस एफ लिख लेते हैं, है ना। इसको क्या लिख लेते हैं, i प्लस एफ, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है, ये सभी जानते होंगे। चलिए तो f ऑफ x क्या बन जाएगा, दिया जाएगा i प्लस एफ प्लस 1/2, फिर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i प्लस एफ माइनस 1/2 प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस i माइनस एफ, ठीक। अब तो अपन जानते हैं कि इंटीग्रल फंक्शन के बाहर इंटीजर आ सकता है ना, तो ये i बाहर आ जाएगा, ये भी i बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा f प्लस 1/2 और इसमें बचेगा f माइनस 1/2 और इधर i बाहर आएगा तो 2i माइनस का, ठीक है। फिर ऐसा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एफ, ठीक। अच्छा इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एफ, ये तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर एफ ऐसा है तो माइनस एफ क्या होगा, माइनस एफ हो जाएगा -1 से 0, -1 से 0, ठीक, -1 से 0 ऐसा। चलिए तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये 2i बन के -2i से कट जाएगा, तो एफ एक्स जो बन गया वो ऐसा बन गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ f प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ f माइनस 1/2। अच्छा अब इसका जो वैल्यू है ना वो डिपेंड करेगा भैया ना, अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा और उससे छोटा लेते हैं तो -1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा केसेस बनाने पड़ेंगे हमें। तो अभी तो चलो ठीक है, f अपना सॉल्व हो गई, यहाँ तक आ गया, है ना। f फंक्शन जो था वो सॉल्व हो गई, यहाँ तक आ गया, fx फंक्शन जो था। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, पहला केस बनाते हैं। पहला केस बनाते हैं कि अगर x इंटीजर है, x इज एन इंटीजर है ना, तो सीधा ऐसे लिखता हूँ x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है। अगर x इंटीजर है तो f क्या होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अगर x इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यह जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, क्या जाएगा 0 -1, 0 मतलब -1 आ जाएगा। अगर x इंटीजर है तो ऐसा आएगा, ठीक है। अगर x इंटीजर है तो ऐसा आएगा, है ना। अच्छा दूसरा, अगर x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ना कुछ आएगा। और यहाँ जो दिख रहा है 1/2 -1/2 दिख रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करा, 1/2 से ब्रेक कर लिया। अब इसी के अंदर पहला कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका वैल्यू ले लेते हैं 0 से 1/2, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू ले लेते हैं 0 से 1/2। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1/2 है तो f प्लस 1/2 क्या होगा और f माइनस 1/2 क्या होगा, तो f प्लस 1/2 आ जाएगा 1/2 से 1 और यह आ जाएगा -1/2 से 0। तो देयरफॉर fx क्या बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकाल लो, f प्लस 1/2 ऐसा होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। अगला ऐसा होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा और -f क्या होगा इस टाइम पर, -f हो जाएगा
-1/2 से 0, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, अगर x इंटीजर नहीं है तो ये जो 0 पर क्लोज ब्रैकेट है ये क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि f0 कब होता है, जब वो इंटीजर हो, x इंटीजर हो, तो यहाँ पर सब ओपन ब्रैकेट आएंगे, है ना। चलिए, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 आएगा, -1 × 2 -2 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, है ना, ऐसा। चलिए, फिर दूसरा ले लेते हैं कि अगर f का वैल्यू 1/2 से 1 हो, है ना, तो -f क्या होगा, -1 से -1/2 होगा, f + 1/2 क्या होगा, तो 1 से 3/2 होगा, और f -1/2 क्या होगा, तो 0 से 1/2 आ जाएगा। चलिए, अब किसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, fx क्या बनेगा, निकाल दो। तो f + 1/2 कैसा होगा, देख लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा 1 आएगा, अगले वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, और अगला -f ये रहा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। तो सॉल्व करके इधर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करके -1 आ रहा है, क्लियर। चलिए, तो ये जो फंक्शन है ना, ये कई तरह से अपन को मिला है, अगर इंटीजर है तो 0, इंटीजर नहीं है तो ऐसा और ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर है तो -1, देखिए इसको मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ, है ना। हमें जो फंक्शन मिला वो किस तरीके से मिला, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। हाँ भाई, fx जो मिला है वो कैसा कैसा मिला है, अगर x इंटीजर है तो क्या आ रहा है, -1, अगर x इंटीजर है तो -1, और अगर इंटीजर नहीं है तो दो केस बनाए थे, f जो है वो 0 से हाफ हो, और f हाफ से 1 के बीच में हो, ठीक है। हाँ भाई, 0 से हाफ के लिए क्या मिल रहा था, अगर f 0 से हाफ है तो क्या आ रहा था, -3, और अगले के लिए -1, ऐसा हमें यहाँ पे मिल रहा था, ठीक। तो अब जरा बताओ, ये 1 फंक्शन होगा कि मैनी 1, भाई जैसे इंटीजर की बात करें 1 2 3 4, अगर इंटीजर की बात करें तो ये सबके सब किससे मैप होंगे, -1 से, क्योंकि अगर x इंटीजर है तो उसका वैल्यू ऐसा आ रहा है। तो क्लियरली देख के पता लग गया कि ये 1 तो नहीं होगा, कैसा होगा, मैनी 1 होगा ना। तो 1 मैनी 1 में से मैनी 1 होगा, और ऑन टू इनटू में से, तो भाई रेंज में देखो केवल यही दो एलिमेंट आएंगे, -1 और -3, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन दे रखा है R, तो जिस कारण से ये सेम नहीं है तो ये क्या होगा, इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। तो पहला वाला क्या आ रहा है, मैनी 1 और इनटू, ठीक है ना। तो ए का लिए क्या आ रहा है, मैनी 1 और इनटू, तो चेक कर लो कौन सा सही होगा, मैनी 1 और इनटू आ रहा है ना, मतलब Q और S, है ना। ए के लिए कौन कौन सही होगा, Q और S होगा, चेक। तो इस तरीके से हमें ये फंक्शन पता करना पड़ेगा कैसा होगा, क्लियर। चलिए, बी वाला देखिएगा इसका, और r से r में डिफाइन है x³ + x² + 3x + sin x। चलिए, सेकेंड वाले के लिए क्या है, f है, r से r में डिफाइन है, और डेफिनेशन ऐसा है x³ + x² + 3x + sin x। चलिए, 1 मैनी 1 के लिए इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, तो 3x² + 2x + 3 + cos x। अब इसका रेंज अगर पता करना हो, मतलब हमें पहले ये पता करना है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो x² + 2/3x, और इधर तो 3 एज इट इज रहने देते, इसके लिए हमने ऐड करा होगा 1/9, तो 1/9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा -1/3 + cos x। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया x + 1/3 का, और ये हो गया 8/3, एंड ये हो गया cos x। तो इतनी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो f' x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन
जो कि आर दे रखा है, और हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया मतलब फंक्शन इज 1 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या आ जाएगा 1 1। और देखो रेंज की बात करें तो क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ आता है ना, साइन एक्स से तो ज्यादा कुछ रेंज में अंतर आएगा नहीं, एक्स क्यूब ही रेंज को डिसाइड कर देगा, तो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर, जिस कारण से ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो 1 1 और ऑन टू मतलब P और R, सेकेंड वाले के लिए कौन कौन आ गया, P और R आ गया, ठीक, सेकेंड के लिए P और R आएगा। थर्ड में R से R में डिफाइन है और ये फंक्शन है। चलिए अब ये थोड़ा रफ कर देते हैं, है ना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिएगा, थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। और थर्ड वाला सॉल्व करेंगे और इसमें लिखा है कि फंक्शन है जो कि R से R में डिफाइन है और ऐसा दे रखा है e टू द पावर mod x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x। इसके बारे में तो केसेस बनाने पड़ेंगे। एक केस बना लो कि x नेगेटिव हो तो क्या होगा, और दूसरा केस बना लेना कि x पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। अगर x नेगेटिव है तो mod x को माइनस x लिख सकता है, जैसे ही mod x को माइनस x लिखोगे ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगा, माइनस के कारण जीरो हो जाएगा, तो fx जीरो आ गया। तो सभी नेगेटिव x के लिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, मतलब नेगेटिव x के लिए तो बस जीरो ही मिलेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, हेंस फंक्शन इज मैनी वन, मतलब पॉजिटिव वालों के लिए कुछ भी आ जाए फंक्शन तो मैनी वन हो गया। भाई और इसका रेंज तो ओनली जीरो हो गया, इधर से केवल जीरो आ रहा है। चलिए पॉजिटिव के लिए और चेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अच्छा थोड़ा कलर चेंज होता जा रहा है, वो कुछ दिक्कत तो हमें नहीं चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे e पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर नीचे e पावर x से मल्टीप्लाई करा तो यह जाएगा e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1, फिर ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर लेना, ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर लेना, तो कुछ ऐसे आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन e पावर 2x प्लस 1। अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका रेंज चाहिए हमें इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना, रेंज निकालना पड़ेगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा आगे, और इसको हमने जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता था निकाल लिया। चलिए चूंकि x कैसा है, जीरो से इंफिनिटी, तो e पावर 2x कैसा होगा, 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटी को ओपन होगा, तो e पावर 2x प्लस 1 क्या होगा, 2 से इंफिनिटी, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जीरो से हाफ, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा जीरो से हाफ, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस 1 से 0, फिर 1 ऐड कर देना, है ना, तो 0 से 1। चलिए ऐसा आ रहा है, तो इसका रेंज क्या मिला हमें, 0 से 1, ठीक, 0 से 1 आ रहा है ना, तो बस पता लग गया, इधर से 0 आ रहा है, इधर से 0 से 1 आ रहा है, मतलब रेंज फाइनली 0 से 1 ही है। तो भाई क्लियरली दिख रहा है कोडोमेन और ये सेम नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, और मैनी वन पहले पता लग गया था, तो मैनी वन और इनटू आ गया, मतलब Q और S आ रहा है, C के लिए कौन कौन आ रहा है, Q और S आ रहा है, ठीक, ऐसे D वाला पता कर सकते हैं, हाँ। चलिए D वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यही हटा देते हैं ना, थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ती है तो ये हटा दिए थे।
ओके, तो इसमें देखिएगा क्या लिखा है ना, डी वाले को सॉल्व करते हैं डी। अच्छा, और ये जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है इस क्वेश्चन में वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और स्क्वायर ब्रैकेट जो दिख रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो भी हमें लास्ट में बता रखा है ना, बता रखा है। जब तक ब्रैकेट्स के बारे में कुछ बताया ना हो, मतलब वो कोई सा फंक्शन है या नहीं, तो उनको एक सिंपल ब्रैकेट मान के चला दो। अब e टू द पावर में है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर आगे प्लस साइन, और साइन के अंदर है पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, चलिए ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड कितना होगा 1 होगा, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, ये कोई पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या? तो इसका तो वैल्यू निकाल के देख लेना। अगर x 0 से 1 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसके लिए 0 होगा। तो ये जो साइन ऑफ पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसका वैल्यू कितना आएगा 0 हो जाएगा। फिर अगर x में 1 से 2 लूं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करिएगा 1 आ जाएगा। फिर अगर x में 2 से 3 लेता हूं तो ये 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर x में 3 से 4 लूं तो इसका वैल्यू 3 आएगा, और इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं 4 से 5 लूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो भाई दिख रहा होगा, देखो हर 4 के बाद ये रिपीट होगा, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, चेक कर लेना। 5 पे इसका वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, मतलब 5 रखेंगे 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, मतलब 0 1 0 -1 0 1 0 -1, ये 4 की वजह से रिपीट होगा। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 4। तो ओवरऑल का पीरियड 4 हो गया ना, एलसीएम लेना होता है। तो फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, बिकॉज वो हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। ठीक, चलिए देन रेंज की बात करें तो यहाँ पर देखो साइन बेचारा जो है वो -1 से 1 तक की वैल्यू दे पाएगा, हालांकि उसके अंदर जो इनपुट है वो ऐसा है कि इसका वैल्यू -1 से 1 भी नहीं जा पाएगा, मतलब इसका वैल्यू जो है वो e पावर -1 से e पावर 1, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बहुत इतना भी नहीं वैसे आ पाएगा, और ये भी -1 से 1 तक ही मैक्सिमम आ पाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मतलब केवल इतना चेक कर लिया कि इसका रेंज ऑल रियल नंबर तो नहीं आएगा। ठीक है ना, और ऑल रियल नंबर नहीं आएगा जिस कारण से फंक्शन हो गया इनटू, तो मेनी वन इनटू मतलब q और s। ठीक है ना, तो इसके लिए भी क्या आ रहा है, q और s आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से भाई हमने एक्सरसाइज 4 कंप्लीट किया, और नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5 जिसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे। चलिए, ओके।